ठीक है, तो जिन बच्चों का छूटा था इंटीग्रेशन हमने एक्स्ट्रा क्लास में देख लिया, लगभग हम देख चुके हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा कर चुके थे, डेफिनिट हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में आगे देखते हैं। सिंपली क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना। मान लो लिखा है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 dt। ठीक, कहां से कहां तक? तो लिमिट मान लो दे रखा है 1 से 2 तक। ठीक है, अब जरा समझना इसको जो समझा रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या है, अलग अलग टर्म्स है ना, तो दो चीज तरीका हो सकता है। जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे ना, वैसे ही करना है। उसके बाद क्या करना है, लिमिट बैठा देना है। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूं, जरा समझो, ये मैं बता दे रहा हूं, अगला फिर आप लोग करोगे। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हो वो चाहो तो ट्राई कर सकते हो। टी स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं। लिमिट क्या रखेंगे, 1 से 2, पार्ट वाइज लिखते जा रहे हैं विद डी टी, जैसे इंडेफिनिट में करते थे। प्लस क्या लिखेंगे, 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 क्या लिखेंगे, पहले बताओ। 2t dt क्लियर है। प्लस अगला टर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन 3 dt। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हो बोर्ड पे देखो, जो पहले पढ़ चुके हो एक्स्ट्रा क्लास में से पहले शुरुआत में, तो वो कर सकते हो ट्राई। क्लियर है। कैसे करेंगे, पार्ट वाइज सॉल्व। एक स्टेप मैं और बढ़ा लेता हूं। टी स्क्वायर डी टी 1 से 2 तक। कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर। 2 को बाहर के मैं डिटेल में एक एक स्टेप बना रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, आगे फिर हम शॉर्ट में कर लेंगे। आप जितना छोटा कर सको उतनी अच्छी बात। 2t dt प्लस 3 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, dt 1 से 2 तक। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत कोई। फिर जैसे सॉल्व करते थे, टी स्क्वायर क्या लिखेंगे, टी क्यूब बाई 3 n प्लस 1 बाय n प्लस 1। कहां से कहां तक लिमिट, इंडिविजुअल लिमिट बैठा देंगे 1 से 2 तक। प्लस 2 t dt इंटीग्रेशन क्या होगा, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 मतलब क्या होगा, जल्दी बताओगे, टी स्क्वायर बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। लिमिट क्या लगा दें, 1 से 2। ठीक, अच्छा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2 गया कैंसिल। ठीक, 3 dt प्लस 3 dt का क्या हो जाएगा, t, dx का x, dy का y, dt का क्या हो जाएगा। पहले बताओ, ये क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो 1/3 बाहर, t क्यूब, t की जगह 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक, प्लस t की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर अगला टर्म t की जगह पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1। इसमें कोई दिक्कत, तीनों में अलग अलग लिमिट रखा, इसमें रखा t की जगह पे 2 माइनस 1, t की जगह पे 2 1, 2 की जगह पे 2 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, जितना भी आएगा 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, डायरेक्टली 7, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 क्या लिखेंगे 3, और ये क्या होगा 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 3 क्या होगा 3। कोई दिक्कत इसमें, तो क्या आ गया 7/3 और 3 क्या हो जाएगा 6। चाहो तो एलसीएम ले लो, 3 क्या होगा 18 और 7 क्या होगा 25। तो आंसर क्या आएगा 25 है। किसी का आया था आंसर, समझे बात को। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। 1 मिनट में जल्दी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तो मेथड है, ऐसे करेंगे। ठीक है, और एक और तरीका है, मतलब कर सकते हैं, तरीका कुछ खास नहीं है। फिजिक्स में जब यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वैसे ही यूज करो, टाइम बचेगा। कहने का क्या मतलब है कि हम देखो सॉल्व जो किए हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकते थे क्या, जरा एक बार समझना। तो एक बार प्लस वाले को लिख देते, मतलब 2q वाले को लेते, फिर इस टर्म को लेते, फिर इस टर्म को लेते, फिर माइनस वाले को अलग से लेते, माइनस ये माइनस ये माइनस ये, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखो इसका इंटीग्रेशन जितना छोटे में कर सकते हो, इंडेफिनिट में सीखे हो, उतना अच्छा बात है। आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, टी स्क्वायर डी टी क्या होगा,
टी क्यूब बाई 3, यही आया था ना, टी क्यूब बाई 3। तो इसका हमने लिखा, समझना, इसको लिखा टी क्यूब बाय 3। पहला टर्म यही है, बात समझ में आ रही है? पहला टर्म यह है टी क्यूब बाय 3 इसका। दूसरा क्या है, 2t dt, 2t dt, 2t dt, t dt का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, समझ में आ रही है बात? प्लस अगला टर्म क्या है, 3 dt, 3 बाहर किए, dt का क्या हो जाता है, t, तो प्लस 3t, ये था। ठीक, अब क्या करते हैं हम, एक एक को लिमिट बैठाने की जगह एक बार में ही पूरे पे बैठा देते हैं। मतलब एक बार में पूरे पे लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट क्या है 2, 1 से 2 कर देते हैं एक बार पूरे पे अपर लिमिट। मतलब क्या, जरा समझना, 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट एक बार पूरे पे बैठाएं, t की जगह पे 2 का स्क्वायर, फिर t की जगह पे क्या रखा 2 इंटू 2, एक बार पूरे में अपर लिमिट बैठा लिए, माइनस पूरे में लोअर लिमिट। पूरे में लोअर लिमिट क्या होगा, 1 क्यूब बाई 3, यानी 1 ही होगा, 1 बाई 3। इसमें क्या होगा 1 स्क्वायर, मतलब 1 ही है, और प्लस क्या होगा 3, t की जगह पे 1 रखा। मतलब एक एक पे बैठा रहे थे लिमिट, उसके जगह पे पूरे पे एक बार अपर लिमिट, माइनस लगा के पूरे पे एक बार लोअर लिमिट। ये आ रहा है, सॉल्व करके देखो तो ये क्या आ जाएगा 8 बाई 3, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या है 6 प्लस 4 क्या होगा 10 प्लस 10। ठीक, 8 बाई 3 प्लस 10 माइनस ये क्या होगा 3 प्लस 1 4 होगा, तो 1 बाई 3 प्लस 4 ये हुआ। इसको सॉल्व करना है, कर सकते हो, या तो पूरे में एलसीएम एक बार ले लो, या इसको अलग लिखोगे, अलग जैसे भी लिखना है। तो ये सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3, 10 इंटू 3 क्या होगा 30, 30 प्लस 8 क्या हो जाएगा 38, 38 बाई 3 माइनस इसको क्या होगा 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 क्या होगा 13, 13 बाई 3, एलसीएम लोगे तो क्या होगा 3, और 38 माइनस ये कितना होगा 25, तो आंसर क्या है 25 बाई 3, एक ही आंसर आएगा। इस तरह से करना, धीरे धीरे सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। जब हम फिजिक्स में करेंगे तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा टाइम बचाएगा जब फिजिक्स में यूज होगा। अदरवाइज कैसे भी करो, सही करना ज्यादा बनिस्पत जरूरी है। बनिस्पत लेंदी कर लो तो भी चलेगा, धीरे धीरे हम लेंदी करते करते प्रैक्टिस होगा, हम शॉर्ट में करने का आदत सीख जाएंगे, लेकिन पहले ज्यादा जरूरी है कि सही करना। अगर छोटा करने के चक्कर में गलत करते हैं तो फिर छोटा मत करो, ठीक है। इसको भी लिख लो, नोट कर लो। अब जैसे भी करना चाहते हो आप दोनों तरीके में से कर लो, बस आंसर मुझे जल्दी से बता दो। क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4, सबसे आंसर चाहिए। लिमिट चलो हमने 1 से 2 ही दिया, dx, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 dx। करो ट्राई, 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम। चलो आंसर कुछ है, कुछ बता रहे हो -1/4, कुछ बता रहे हो क्या +1/4। ठीक है, देखते हैं। सिंपल मैं एक स्टेप में कर रहा हूं, आप चाहो तो अलग अलग पार्ट कर लो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। सही होना ज्यादा जरूरी है, बनिस्पत पार्ट में करो या एक बार में करो। तो एक्स क्यू का क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 4/4, सॉरी इंटीग्रेशन, एक्स की पावर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 4/4। इसमें 3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन x dx, कि मैं पार्ट करके बता दूं, समझ में आ रहा है। इस पार्ट का क्या लिखेंगे 3x dx, 3 कांस्टेंट बाहर करेंगे, x dx का क्या होगा x²/2। ये स्टेप क्लियर है, 3x²/2। किसी को दिक्कत हो पूछना, क्योंकि ये सब क्लियर होना जरूरी है। बालक लास्ट बेंच आ रहा है समझ में। ये इसमें क्या होगा 4 dx, 4 को बाहर करेंगे, dx का क्या होगा x, तो क्या होगा 4x। ये क्लियर है। अगर इतना कर पा रहे हो इंडेफिनिट तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर लिमिट लगा दो 1 से 2 तक। एक बार पूरे में लगा दिया अपर लिमिट, माइनस लगा के लगा देंगे लोअर लिमिट। क्या लिखेंगे 2 की पावर 4/4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर/2। क्लियर है, 2 रखा, एक बार अपर लिमिट रख दिया, जो भी माइनस प्लस जैसे रख दो, इंटू 2, सब पे एक बार क्या रख दिया x की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस लगाया,
x के जगह पे सब में क्या रख देंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगा, 1 की पावर 4/4, मैं डायरेक्ट लिखूं 1 की पावर 4 मतलब 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 3/2, माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4 ही होगा। क्या क्लियर है? बस कैलकुलेशन सही रखो तो ठीक होगा, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुआ होगा तो गलत आंसर आ जाएगा। अब देखो एक 2 से एक 2 चला गया, ये क्या होगा 16 4 क्या होगा 4 बचेगा, तो ये जरा सॉल्व करोगे क्या कितना होगा बताओ, 4 प्लस 6 10 10 10 10 में गया क्या 8 मतलब 2 होगा, 10 माइनस 8 2, क्या कैलकुलेशन है बस। इस तरफ में करोगे तो क्या होगा जरा बताओ तो, इन तीनों का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, यहां पे क्या होगा 1 और ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 16, ये सॉल्व करो कितना आ रहा है 2 माइनस 1, अब इसको सॉल्व 4 इसको सॉल्व करोगे क्या होगा 16 कितना होगा माइनस 9, क्या ठीक है 9 ना, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 4 होगा, एलसीएम लेंगे क्या कितना होगा 4 2 8 माइनस 9 यानी कितना है -1/4, समझे। तो जिनका -1/4 है ठीक है, बाकी कुछ प्लस जो बोल रहे थे कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ की होगी बीच में, समझ में आया ना, क्लियर है। इस टाइप से समझ में आना जरूरी है। इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये कर लोगे क्वेश्चन, उसके बाद हम फिर दूसरे पैटर्न पे चले जाएंगे। एक आध क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं तो जरा देख लो। x लिखो t लिखो, बात एक ही है, मैं t लिख रहा हूं, फिजिक्स में ज्यादा टाइम के लिए ही बात होती है, खास करके मैकेनिक्स जब पढ़ रहे हैं उस पार्ट में। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको नोट करने के बाद इसको ट्राई करो। इंटीग्रेशन कुछ है, मान लो t⁵ या 2t⁵, थोड़ा सा पावर ज्यादा भागेगा तो ट्राई करना, -t³ + 2, हाँ बोलो बालक, कहाँ पे 2 + 9 आएगा, ओ अच्छा हाँ, तो बालिका लोग ठीक किया था, बालक गड़बड़ किया क्या, ये कितना आया था एक मिनट देखो 6 1 7, ये यहाँ बोल रहे हो ना 6 1 7, हाँ क्या बोलो हाँ हाँ वो ठीक बात है, 6 1 7 ये -9 होगा ना, माइनस प्लस होगा, तो ये बालक देखो चक्कर में आ गया, तो +9 होगा ना, बिल्कुल +9 होगा, तो 8 9 तो क्या आएगा 17/4 आएगा, ये किसी का नहीं आया था, ठीक है क्लियर है। तो कैलकुलेशन केयरफुल है ना, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये dt लिमिट कुछ रख देते हैं, मान लो लिमिट रख दिया, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा लेकिन ट्राई करो 2 से 3, चलो एक इसको नोट करके इसका आंसर बताओगे, लिख लीजिए ठीक है। अब भी आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, जो पीछे छूटा हुआ था ना आप लोग का, कई बच्चे जो लेट से एडमिशन लिए थे तो उनका मैथमेटिकल टूल्स छूटा था, अब आगे की फिजिक्स स्ट्रेट लाइन पढ़ाने के लिए मुझे ग्राफ वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ से पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा रह गया था, तो वो मैं बता के कंप्लीट करके आज और कल की लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन और ग्राफ में जितना आगे पढ़ने में अभी स्ट्रेट लाइन में काम आएगा मैं उतना भर बता दूंगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट पहले की क्लास में देखा था, तो पुरानी क्लास और आज की क्लास यूट्यूब पे दोनों क्लब हो जाएगी, पुराना इंटीग्रेशन का लेक्चर जो लास्ट वाला लेक्चर था और ये लेक्चर दोनों एक साथ डाला जाएगा, तो देखते हैं। अदरवाइज आपको लगेगा सर का कपड़ा अचानक से चेंज कहाँ से हो गया, टी शर्ट लाल से पीला कैसे हो गया, तो वो दोनों अलग अलग था, ठीक है ना, ऑरेंज से ये कैसे हो गया। चलो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, जितना किया था उससे आगे जरा देखो। sin x dx, एंगल को पाई के टर्म में लिखना आता है ना आप लोग को, जो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं थे, एंगल को पाई के टर्म में लिखना आता है आपको बालक, आता है ठीक है। तो मैं अगर लिख रहा हूं मान लो सिंपल sin x dx 0 से π/2, 0 से π/2 सॉल्व कर सकते हो, जो पहले किए हो क्लास अटेंड किए हो ठीक है, जो नए हो देख लो। sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया था
साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, माइनस को एक काम किया बाहर कर लिया, कंफ्यूजन कम रहे, और लिमिट क्या लगा दिया 0 से π/2। एक बार x की जगह क्या लिखेंगे अपर लिमिट cos π/2 और माइनस लगाएंगे, और x की जगह क्या लिखेंगे लोअर लिमिट cos 0। ठीक, cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 1 + 1। तो समझ में आया इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर ये समझ गए तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बोर्ड पे ट्राई करो। cos x dx सिंपली मैं चलो ऐसा ही दे रहा हूं 0 से π/2, इतना नोट करके इसका आंसर सब दो। देखो इस क्वेश्चन में cos x क्या होता है इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, sin x, cos x का sin x, लिमिट कहां से कहां तक 0 से π/2। एक बार अपर लिमिट रख देंगे x के जगह, मतलब sin π/2 और माइनस sin 0, sin π/2 मतलब 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और sin 0 की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, तो यही आंसर सबका आया पक्का, कोई दुख तकलीफ नहीं, तो यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, अब अगला ट्राई करो। सिंपल लिखा है, मान लो चलो cos ही दिया, cos थीटा डी थीटा, यहां जो एंगल लिखूंगा यहां भी वही लिखना होगा, तो थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, चलो कुछ लिख लिया, मान लो 6 से π/3 तक। जल्दी से आंसर बताओ मेरा, इसका बताओ कितना आएगा, सब लोग किए कोई जल्दी बताओ, cos का क्या लिखेंगे साइन, ठीक है तुम लोग भी करो, माँ के साथ साथ करो, π/6 से π/3, π/3 का एक बार अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या लिखेंगे साइन π/6, π/3 मतलब 180, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और π/6 मतलब 180/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, √3 - 1/2। पहले बोलो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी का, सबका ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन मुझे अभी बताओ करके सब लोग, इंटीग्रेशन लिखा है मान लो sec² थीटा डी थीटा कुछ 0 से सिंपल π/4, sec² थीटा डी थीटा 0 से π/4 करके बताओ जल्दी, कितना बता रहे हो, 1045 ठीक बोल रहे हो, 1/√2, तो कितना होगा आंसर बताओ, sec² का क्या होता है 10, तो sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा tan थीटा, tan का sec कहां से कहां तक 0 से π/4 तक। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे π/4, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 0, tan 45 की वैल्यू 1, और tan 0 का 0, तो आंसर क्या आएगा 1। आया सबका ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और देखते हैं। एक और करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं साइन इंटीग्रेशन साइन x dx कहाँ से कहाँ तक, तो चलो π/2 से पाई तक। जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास किए होंगे उनको पाई का वैल्यू पता होगा, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है साइन 180, जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास की हो, साइन पाई मतलब 180, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास की हो पता होना चाहिए। cos 180 का वैल्यू कितना होता है साइन 180, साइन 180 का 0 होता है, और cos 180 का -1 होता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री किए हो पता होगा, जो नहीं किए हो याद रखो, बाद में ट्रिग्नोमेट्री भी जब कभी कराऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में तो बता दूंगा, कम से कम इतना याद रखो। तो इसका आंसर कितना आया, साइन x का क्या लिखेंगे cos x माइनस cos x, इधर π/2
इधर पाई, ठीक। तो एक बार क्या लिखेंगे, अपर लिमिट यानी कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 बताया अभी, और कॉस 90 का 180 बाई 2 मतलब 90, 0। कितना आंसर आ गया, 1। समझ में आ रही है बात। अब हम कुछ चीजें देख रहे हैं, ये तो ठीक है, हमने देख लिया बेसिक, कई सारा निकाला। अब जरा कुछ बातें कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन के कई एप्लीकेशन है। कुछ हमने बताया था पहले कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, समेशन भी बताता है। इंटीग्रेशन क्या बताता है, समेशन भी बताता है। कई को सम करते हैं, किसी चीज को बताया था लाख टुकड़े में बांट लिया, उसका सम करे एक एक का, उसके जगह क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उसी काम को क्या कर देता है, फॉर्मूले से कर देता है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखते हैं, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से एक एप्लीकेशन देखते हैं एरिया फाइंड करने में। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन टू फाइंड एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, लेकिन अगर मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं किसी इरेगुलर शेप का, मतलब जो जनरल फिगर हमको नहीं पता है, जैसे कि समझो सिंपल सा बात कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये से हमने कर दिया वाई एक्सिस, ठीक। एक लाइन ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन कितना एरिया बना रही है, मान लो एक्स एक्सिस से। ये स्ट्रेट लाइन कितना एरिया बना रही है एक्स एक्सिस से। क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एरिया बना रही है, ये एरिया बना रही है, ये एरिया बना रही है। इस एरिया को फाइंड करने का क्या है, सिंपल तरीका है। मान लो कि ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, x मान लो ये वाला x वैल्यू a है यहां तक, और y ये वाली x वैल्यू यहां तक b है, ये वाली x वैल्यू यहां तक b है, और ये जो वैल्यू है से कुछ भी मान लो, क्या मानोगे, बोलो ये क्यों मान लो, कुछ और मान लो, c मान लिया, ठीक बात, मान लो इसको c मान लिया। तो इसका एरिया क्या बोलेंगे, सिंपल मैथ में एरिया क्या, रेक्टेंगल का शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू थिकनेस, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ये लेंथ हो जाएगा b माइनस ए, ये वाली लेंथ इनटू सी। तो इसका एरिया क्या बोलेंगे, b माइनस ए इंटू सी। जो भी एरिया आया हमने देख लिया, चूंकि ये रेगुलर शेप था, हमको एरिया फॉर्मूला पता था, हमने निकाल लिया, ठीक। अब जरा मैं किसी इरेगुलर शेप का देख रहा हूं, इधर विजिबल है, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जरा समझना, कोई ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है या कोई इस तरह से है। अब इसका एरिया मैं एक्स एक्सिस से बोलूंगा बताने, या इसको एक्स एक्सिस से एरिया बताने के लिए एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका एरिया क्या बनेगा, ये पूरा एरिया बनेगा। अब इस एरिया के लिए ये तो कोई रेगुलर शेप नहीं है ना, कि ये हो गया आपका कुछ मान लो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसके एरिया के लिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, कोई फॉर्मूला लगा पाएंगे नहीं। फिर इसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो इसी में क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन। जरा समझना, इसमें दिक्कत क्या है हमको कि ये वैल्यू तो ठीक है, एक्स वैल्यू जो है इतनी लेंथ है, ठीक है, वाई में वैल्यू वेरी कर रही है, यहाँ की वैल्यू यहाँ तक है, इस पार्ट की वैल्यू इतनी है, इस पार्ट की वैल्यू इतनी है, इस पार्ट की वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है। तो वैल्यू हर एक पार्ट की क्या है, अलग अलग है, वाई वैल्यू। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस पे एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, बहुत ही छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसमें बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, ये समझना, ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, जो रेड से दिख रहा है। दिखने में ये आपको इतना चौड़ा दिख रहा है, दरअसल ये इतना चौड़ा नहीं है, ये इसका इनलार्ज व्यू बनाया हमने ताकि आपको दिख सके। ये दरअसल बहुत ही पतला है, जितना सोच सकते हैं उतना पतला है, लगभग ये पॉइंट साइज का है। इसकी थिकनेस लगभग क्या है, नेग्लिजिबल है। तो थिकनेस नेग्लिजिबल है मतलब थिकनेस बहुत कम है, कितनी है, तो बहुत स्मॉल को क्या लिखते हैं, dx से। तो हमने ये जो थिकनेस इसकी दिख रही है इतनी सी, इस थिकनेस को हमने बोल दिया dx। बात समझ में आ रही है, ये थिकनेस जो है बहुत स्मॉल सा थिकनेस, ये हमने बोल दिया dx। अगर इसकी थिकनेस बहुत कम है, समझना ये बहुत कम है, दिखाने के लिए मैंने इतना इनलार्ज बनाया है, ये इससे भी कम है ताकि दिख सके इसलिए इनलार्ज बनाया। तो ये लगभग जो इस पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट बनाएगा, वाई पे क्या होगा, वाई पे जब ये टच करेगा वाई को क्या होगा, एक पॉइंट बनाएगा।
और उस पॉइंट के लिए कोई पर्टिकुलर y वैल्यू होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई पर्टिकुलर y वैल्यू होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y की कुछ वैल्यू थी, जितना भी था पता नहीं हमको, हमने मान लिया y। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसका थिकनेस बहुत कम लिया, एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लिया, लगभग समझो एक लाइन की तरह है, बहुत कम थिकनेस है, तो एक लाइन की तरह, तो उस लाइन का एक फिक्स y वैल्यू होगा ना। अगर मैं कर्व में बड़ा लूंगा, कर्व अगर ये लूंगा, यहां से यहां तक लूंगा, तब तो y फिक्स नहीं है ना। इस कर्व अगर मैं ऐसा लेता हूं और y यहां से यहां लेता हूं, तो फिर इसका y क्या है, अलग अलग है ना। इस पार्ट का y यहां है, इस पार्ट का y यहां है, सेम y तो नहीं है पूरे के लिए। लेकिन अगर मैं ये बहुत छोटा, एकदम इसको छोटा करते 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 एक पॉइंट पे आ जाऊं, इसको छोटा करते 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 एक पॉइंट पे आ जाऊं, तो एक उस पर्टिकुलर के लिए एक फिक्स y वैल्यू मिलेगी, और उसका हमने x से खींच लिया। तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन है, बहुत कम थिकनेस है, नेग्लिजिबल थिकनेस, हमने dx लिखा, तो इसकी एक फिक्स y वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं पूरे का एरिया तो नहीं निकाल सकता, पर इस पतले स्ट्रिप का एरिया निकाल सकता हूं। इस स्ट्रिप की थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है, लगभग, तो बहुत स्मॉल लेंथ को ना, कर्व में बहुत स्मॉल लेंथ को आप स्ट्रेट लाइन लेंथ भी लिख सकते हो। अगर ये बहुत छोटा है, मतलब ये बहुत छोटा है, तो इसका जो थिकनेस होगा वो लगभग क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू होगी। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेंथ इंटू थिकनेस। ये एक बहुत छोटा रेक्टेंगल, आप इस कर्व को स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। इस कर्व का अगर थिकनेस बहुत कम है, तो कर्व की लेंथ को स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया dx इंटू वाई, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया क्या लिखेंगे, y इंटू dx, ठीक। बट हमें इसका तो नहीं निकालना था, पूरा कर्व कितना एरिया बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो बनाना था। तो हम क्या करेंगे, अब इसी तरह का dx, एक बहुत ही पतला dx यहां रखा, फिर उसके बगल में एक dx रखा, फिर उसके बगल में एक dx, फिर एक dx, फिर ये इस तरह जो dx दिख रहा है, फिर एक dx, फिर एक dx, इस तरह से dx यहां से रखना शुरू करके मैं लास्ट यहां तक रख दूं, तो पूरा ये पार्ट कवर हो जाएगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, पहले जो लिखा था, मान लो इसको a लिख लिया, और ये जो दूसरे पार्ट का कर्व का लेंथ है उसको हमने b लिख लिया। तो हम इसको अगर पूरा एरिया निकालना है, टोटल एरिया जो कर्व बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से इस पॉइंट का यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया dx थिकनेस का, इसी तरह से उसका y, फिर दूसरा dx उसका y, फिर तीसरा dx उसका y, चौथा dx उसका y, पांचवा dx, इस तरह से कई सारे dx और उसका y, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। अब एडिशन और सब इंटीग्रेशन एक ही चीज है, समेशन बोले या इंटीग्रेशन, तो उसी को फॉर्मूले से अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन y dx, मतलब dx थिकनेस का एलिमेंट रखते चले गए और उसका y डिस्टेंस देखते गए। कहां तक ये काम किया, ये काम किया a से शुरू करके b तक। ये सबसे पहला एलिमेंट a पे रखा, फिर उसके बगल, उसके बगल, उसके बगल, तो ये कहां से कहां तक रखा, a से b तक। बात आ रही है समझ में? क्या किया दरअसल, ये समझ में आ रहा है कि एक बहुत पतला थिकनेस का लिया, यहां पे लिया एक मतलब बहुत पतला dx यहां लिया, ठीक, एक पतला dx मान लो यहां पे लिया, ये dx, इसके लिए y नोट किया, फिर अगला dx ये लिया, इसके लिए y नोट किया, फिर अगला dx ये लिया, इसके लिए y नोट किया, फिर अगला dx उसका y, फिर अगला dx उसका y, फिर ये dx उसका y, फिर यहां पे dx उसका y, ये dx उसका y, इस तरह से हर एक dx लेते गए, कहां से, a से शुरू करके b तक, dx इंटू y करते गए। वही क्या बता रहा है, टोटल एरिया। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया भी बताता है, ठीक है। अब इस चीज को और हम सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे जरा देखते हैं, इस फिगर पे आते हैं, जरा इस फिगर पे आ रहे हैं। यहां पे भी हम तो रेगुलर शेप में पता है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं, हमने एक स्मॉल एलिमेंट यहां भी वैसे ही कंसीडर किया, अभी जैसा बताया, एक स्मॉल एलिमेंट dx थिकनेस का हमने ये कंसीडर कर लिया, ये कंसीडर कर लिया, समझना। इसके लिए पर्टिकुलर कोई y वैल्यू है, यहां पे c से लिखा है, तो इस छोटे से का एरिया हम क्या लिखेंगे, अगर यहां पे भी मुझे टोटल एरिया लिखना है, तो पहले मैं छोटे से का एरिया निकालूंगा, पहले छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालूंगा। तो इस पार्ट का एरिया क्या लिखेंगे, थिकनेस dx, और ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो c इंटू dx, तो इसका एरिया लिखेंगे इस स्मॉल एलिमेंट का c इंटू dx लिखेंगे, c इंटू dx। अगर मुझे पूरा लिखना है तो इस तरह से मुझे हर एक छोटा छोटा dx देखना पड़ेगा पूरे लेंथ में, एक dx यहां पे, उसके लिए c, दूसरा dx उसके लिए, तीसरा dx, चौथा dx, इस तरह से कई सारे dx देखने पड़ेंगे, और सब का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट।
कहां से dx रखना है, a से लेकर, चूंकि ये पार्ट a से b तक एग्जिस्ट कर रहा है, a से लेकर b तक। जरा बात समझना, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहां पे रेक्टेंगल के लिए c की वैल्यू फिक्स है ना, यहां नहीं, यहां अलग अलग y है सबके लिए, पर यहां तो c की वैल्यू सबके लिए फिक्स है। तो c की वैल्यू फिक्स है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, c को बाहर निकाल दें। इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, dx कहां से कहां तक, a से b तक। और इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, जरा देखना, थोड़ा सा जगह कम है। तो ये c इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन dx होता है, होगा x। और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, a से b तक, लिमिट रखेंगे a से b तक। तो जरा बताओ, जब लिमिट रखेंगे a से b तक तो यहां विजिबल है, देखो c, एक बार अपर लिमिट क्या रखेंगे b माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे a, तो क्या आ गया एरिया, c इंटू बी माइनस ए, वही एरिया c इंटू बी माइनस ए। लेंथ इंटू थिकनेस c इंटू बी माइनस ए हो जाए। तो इंटीग्रेशन ऐसे क्या करता है, एरिया भी बताता है। तो रेगुलर शेप के लिए तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है, वहां से भी निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शेप हमको, जिसका डेफिनिट हमको नहीं पता फॉर्मूला, तो क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, फिर पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, जहां से जहां तक। तो हमको एक चीज पता लगा कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया भी बताता है। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट डाउन करना है, कर। अब देखो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एक एप्लीकेशन पता चला कि एरिया भी बताता है, आगे हम यूज करेंगे। यहां पे थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूं, दो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, आपको मैथमेटिकल टूल्स में बताया गया होगा, बताया गया था, एक साइन का और एक कॉस का। साइन और कॉस का ग्राफ पता है, जो नए हो जरा ध्यान से देखना, साइन एक्स और एक्स, या फिर मैं लिख रहा हूं साइन थीटा और थीटा, एक ही बात है। तो साइन थीटा और थीटा, साइन का ग्राफ विथ एंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। साइन का ग्राफ कंटिन्यूअस इस तरह से चलता जाता है। साइन का ग्राफ ऐसा है, जरा पैटर्न देख लो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये 0 डिग्री है, वैल्यू भी देखो 0 है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 मैक्सिमम, तो ये वैल्यू क्या है, 1, ये वैल्यू क्या है, 1, ये वैल्यू है 1, कितने की, 90 की, 90 बोलो या π/2 बोलो, थीटा 90 बोलो या π/2, ये है। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये हो गया साइन 180, ठीक ना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में देखो साइन 180 की वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गया 180, ठीक। फिर आप लिखोगे 180, अगला 180 प्लस 180 क्या होता है, 360, 360 की फिर वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। 90 का गैप में बढ़ा रहा हूं, 0 से 90, 90 से 180, 180 प्लस 90 क्या होगा, 270। ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में बात किया है, सब एंगल कैसे आता है, कितना आता है। साइन 270 की वैल्यू होती है -1, ये नीचे आ गया। तो ग्राफ इस तरह से चलता रहता है, ठीक, साइन की। अच्छा इसी तरह से कॉस का ग्राफ पैटर्न यही रहता है, बस थोड़ा सा इससे अंतर होगा, इससे π/2 के डिफरेंस पे होगा, इसको फेज बोलते हैं, तो खैर ठीक है। थीटा, कॉस का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही होगा, इस तरह से। बस अंतर क्या है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉस मैक्सिमम कहां देता है, 0 पे, तो ये 0 है, ये ओरिजिन है 0, ये 0 पे वैल्यू क्या है, 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 90 है, 90 पे देखो 0 हो गया। उसके बाद 90 प्लस 180 करोगे, कितना होगा, 270, 270 पे कॉस फिर क्या दे रहा है, 0। फिर ये करोगे 90 प्लस 90 क्या होगा, 180, 180 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1, ये वैल्यू देखो -1 है। इसी तरह से ग्राफ चलता रहता है, ठीक है। तो वैल्यू ठीक है, पैटर्न किसका क्या है, वैल्यू हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी अब देखो ग्राफ बता रहा था ना कॉस का, तो कॉस 90, 180, 270, ट्रिग्नोमेट्री में सारा वैल्यू डिस्कस किया है। कॉस 180 क्या हो गया, -1, तो पैटर्न वही है, बस ग्राफ थोड़ा सा डिविएट होता है। साइन और कॉस का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स के लिए। बाकी ग्राफ और भी बनता है, मैथ में tan का देखोगे, कॉसिक देखोगे, सेक देखोगे, पर उन सब का ग्राफ ब्रेक होता है, ये रेगुलर ग्राफ है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, लगातार चल रहा है, तो इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल, साइन और कॉस। बाकी डिटेल जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी केवल ये ग्राफ ध्यान रखो, ठीक है। इसको ग्राफ को ड्रॉ करो, फिर मैं इस पे कुछ बताने जा रहा हूं, देखते हैं, ठीक।
ठीक है, इसमें देखो ये अभी क्यों बताया, एक चीज बताना था, साइन और कॉस किसी भी ग्राफ का एरिया कौन बताता है, इंटीग्रेशन बताता है। तो साइन और कॉस के एक लूप का एरिया 2 होता है। साइन और निकालोगे, इंटीग्रेशन से भी निकला है, हमने निकाल के देखा भी अभी। साइन और कॉस के एक लूप का एरिया क्या होता है, 2 होता है। लूप का मतलब जो क्लोज पाथ है। जैसे देखो एक लूप कौन सा बन रहा है, ये एक लूप है, ये इस एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है, मान लो इसको थीटा एक्स एक्सिस मान लिया, जो भी है, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया +2 होगा। यही एक लूप अगर नीचे वाला एरिया बोलेंगे, ये एक्सिस के बिलो, तो ये भी एरिया 2 होगा, बट वैल्यू क्या आएगी, -2। उसी तरह से कॉस का एक लूप कौन सा है, ये क्या होगा, +2, और ये क्या है, एक लूप है एक्सिस से नीचे, ये क्या होगा, -2 एरिया, चूंकि एक्सिस से नीचे। ठीक है, तो एरिया आपका सिंपल +2 और -2। मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि जब बेसिक क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही कर सको डायरेक्ट, अदरवाइज हमको इंटीग्रेशन तो करना आता ही है। जैसे ये क्वेश्चन बालक क्या बोलना चाह रहा हूं, sin x dx 0 से π/2, 0 से π/2, या पहले मैं पूरा ही आता हूं, एक क्वेश्चन पीछे मैंने दिया था क्या, या अभी देख लो। मैं लिख रहा हूं, मान लो कि sin x dx 0 से π, 0 से π मतलब 0 से 180, यानी sin x का dx इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके लिए, एक लूप के लिए, कहां से, 0 से π। देखो 0 से π ये पूरा एक लूप है, 0 से π, इसका एरिया क्या बोला, 2 होता है, तो ये आंसर क्या होगा, 2। आप करके भी देख लो, sin x का क्या लिखोगे, cos x माइनस cos x, एक बार अपर लिमिट बैठाओगे पाई, माइनस लोअर लिमिट बैठाओगे 0, करके भी देखोगे cos पाई 180 -1, और cos 0 भी क्या होगा, -1, माइनस -1 -2, और क्या हो जाएगा, +2। तो इसको आप प्रोसेस से भी सॉल्व करके देखोगे, वो 2 ही आएगा। ठीक, जैसे मैं बोलूं, जरा देख के बताओ ना, ग्राफ पे देख के आप लोग, कि एक क्वेश्चन दो, मान लो कि cos x dx तुम्हारा 0 से कहां तक, 0 से मान लो π/2, चलो बताओ, cos x dx 0 से π/2। देखो इसी तरह से अगर मैं पूछूं cos x dx 0 से π/2, एक तो पहले प्रोसेस से हमने निकाला ही था, अभी हम ग्राफ से देखना चाह रहे हैं। cos x dx देखो 0 से π/2, समझना, 0 यहां है, π/2 यहां है। मैंने बोला एक पूरे लूप का एरिया 2 होता है, मतलब ये पूरा 2 है, ये 0 है, इधर जाओगे तो एंगल क्या होगा, -90 पीछे जाएगा, तो ये पूरा 2 है, ये क्या, आधा लूप, एक लूप का एरिया 2 है, तो आधे लूप का क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, आप 1 करके भी पीछे देखा था हमने, क्वेश्चन दिया था, क्या आया था, 1। जैसे मैं यही क्वेश्चन है, sin x dx 0 से π/2, एक तो प्रोसेस जान ही रहे हैं, वैसे तो कर ही सकते हैं, कितना होगा, ग्राफ देख के बताओ, 0 से π/2, 0 से π/2 कहां है, आधा है, पूरा लूप का एरिया क्या बोला, 2, तो 0 से 180 का क्या होगा, 2। आप सॉल्व भी करोगे प्रोसेस से 2 ही आएगा। 0 से π/2 आधा लूप है, आंसर क्या होगा, 1। हमने पहले भी करके देखा था, बात समझ पा रहे हो। तो जरा मुझे कुछ बिना पेन चलाए बताओगे, जैसे मैं दे रहा हूं इंटीग्रेशन कुछ भी sin x, या चलो sin थीटा d थीटा लिख दिया, 0 से मैं बोल रहा हूं, कौन आंसर बताता है, सही देखते हैं, 270। ग्राफ से देख के बताओ, 0 से 270 बताओ, 0 से 270, 0 से 270, 0 से 270 कैसे जाओगे, 0 से 180, और 180 से फिर 270, 180 से 270। तो मुझे एक बात बताओ, 180 से 270 यहां आएगा, 0 से 270, 0 से 180 क्या होगा, +2, और 180 से 270 देखोगे तो 180 से 360 है -2, इसका आधा, आधा मतलब -1, तो ये पूरा 0 से 180 2 और -1, 2 - 1 मतलब 1, 0 से 180 क्या होगा, 2 और आधा 1, 180 से 270, तो आंसर क्या होगा, 1। समझ में आ रही है बात। चलो एक और बताओ मुझे, sin थीटा d थीटा 0 से 360, ग्राफ को देख के बताओ, sin थीटा 0 हो जाएगा, 0 से 360 कहां तक जाएगा, 0 से 180, 180 से 360, इधर +2 इधर -2, +2 -2 क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। आ रही बात समझ में। अच्छा कुछ एक और इसमें बात कर लें, कि एक सिंपल सा मैं बताऊं
क्वेश्चन दूं अगर, इंटीग्रेशन cos x dx बताओगे मुझे 0 से ग्राफ को देख के 270, क्या आंसर होगा? नहीं 0 से 270, सारे लोग बताओ। 0 से 270 कैसे जाओगे कॉस में? 0 से 90 आओगे, 0 से 90 आओगे, आधा लूप है +1, और 90 से 270 क्या है? -2, पूरा लूप है। तो 0 से 90 +1 और 90 से 270 -2, तो कितना होगा? -1। पहले बताओ क्लियर है? इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला से तो कुछ भी कोई सा भी कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ऐसे जब भी कर रहे हो कि पूरे लूप का एरिया 2 है, आधे लूप का एरिया 1 है, इससे आधा मैं पूछूं तो हाफ नहीं कर देना। क्यों? 0 से 90 मैं बोल रहा हूं 1, 90 से 180 1, 0 से 180 2। अब मैं 0 से 45 पूछ दूं, 45 यहां कहीं होगा, 0 से 45, तो ऐसा ना कर देना कि 1 का आधा 1/2। क्यों? पूरे का 2 है, आधा का 1 है, लेकिन उसके बाद मैं आधा नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि देखो 0 से 90 और 90 से 180 अगर इसको 20 से डिवाइड करोगे ना तो दोनों तरफ सिमेट्री है ना। हाँ, यहां 180 से 360 करोगे, दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ बनेगा। यहां समझो कि इसका वैल्यू अगर मैं बीच में बाइफरकेट करता हूं 0 से 90 में, तो 0 से 90 में 0 में कम था, 0 से 90 1 तक पहुंचा, तो इसको 0 से 1 का हिस्सा मिला। इधर देखोगे 90 से 180 में, तो ये 1 है से 0 का हिस्सा मिला, तो पार्ट उतना ही मिला है। भले इसमें 0 पहले मिल गया, 1 बाद में मिला, इसमें 1 पहले मिल गया, 0 बाद में मिल गया, पर ग्राफ एक जैसा ही है, सिमेट्री है। लेकिन इसके बाद अगर मैं बीच से डिवाइड करता हूं, मान लो 0 से 45 यहां से डिवाइड किया, अब ये ग्राफ साफ लग रहा है ना, इसको छोटा हिस्सा मिला है, इसको यहीं तक की वैल्यू मिली है, y वैल्यू, इसको यहां तक की मिली है, तो इसको ज्यादा बड़ी वैल्यू मिली है ना, तो कौन सा एरिया बड़ा होगा? 0 से 45 कि 45 से 90? 45 से 90 बड़ा होगा। 0 से 45 इतना सा का एरिया बनेगा, ये वाला एरिया। 0 से 45 इतना सा का एरिया बनेगा, समझना, ये वाला एरिया, और 45 से 90 ये वाला एरिया बनेगा, तो ये एरिया बड़ा है ना, तो यहां पे इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे? फिर करेंगे जैसे इंटीग्रेशन सीखा है फॉर्मूले से, जैसे पीछे क्वेश्चन करा था अभी, तो उस तरह से तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा लूप या आधा लूप का मामला है तो हम उतना ना भी सॉल्व करें, तो ग्राफ ध्यान में है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और फिजिक्स में कई जगह रहता है आपका पूरा लूप या आधा लूप, तो उस जगह हमको बिना कैलकुलेशन के ही हम सीधा ग्राफ ध्यान में तो बोल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? तो लगभग हमने जितनी जरूरत है डेफिनेट में देख चुके हैं बेसिक, बाकी फिर शीट वगैरह में जो क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे। कुछ एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, तब आपके डेफिनेट की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर शीट के क्वेश्चन में और करेंगे, फिर आ जाएंगे अगले दिन कल ग्राफ पे। अभी कुछ क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, तो सिंपल सा बात है, लिख लो क्वेश्चन 1/x dx। मान लो कुछ भी लिखा है से 2 से 5 तक, क्या होगा जरा बता सकते हो? 1/x dx क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/x हाँ, तो सीधा फॉर्मूला है ना, 1/x क्या होता है? log x। log x या तो ln बेस लिखो या जो लिखो, ln से भी लिखते हैं log x, तो e बेस log का बताया था ना, बेस e बेस होता है, a बेस होता है, e बेस को ln से भी लिखते हैं, तो log x को ln से भी लिखा, तो 5 से 2 log 5 माइनस, तो log 5 log x के जगह एक बार क्या रखेंगे 5 अपर लिमिट, और एक जगह बार क्या रखेंगे 2 लोअर लिमिट। कुछ फॉर्मूले लॉग में बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, जिनको नहीं भी पता, लॉग देखो पूरा ऐसे भी लिखते हैं, और बेस अगर tan हुआ कुछ भी हुआ ऐसे लिख सकते हैं, या e हुआ तो भी, और e बेस को ऐसे भी लिखा जाता है ln से भी। तो लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए। एक log a प्लस log b, क्या फॉर्मूला होता है? log a प्लस log b, log a इंटू b। और एक 4 फॉर्मूले बताए थे लॉग में, जिसमें से 2 का भी मैं डिस्कस कर रहा हूं जितना अभी जरूरी है। तो log a माइनस b होता है log a बाय b, log a प्लस b होता है log a इंटू b, और log a माइनस b होता है log a बाय b। बाकी बेस चेंज फॉर्मूला है पावर वाला, वो सब हमने लॉग जब पढ़ाया था तो देखा था। तो log a माइनस b क्या लिख सकते हैं? a बाई b 5/2, चाहो तो ऐसे भी छोड़ दो, या 5/2 क्या होता है 2.5, ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी लिखो। तो बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एक्सपोनेंशियल पे सिंपल कर लेते हैं। मान लो e की पावर
टी डी टी, मैंने कुछ लिखा मान लो 2 से 4 तक, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x लिमिट कहां से कहां तक कर देंगे, 2 से 4 तक। एक बार लिखेंगे क्या, अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब t की जगह पे 4 वेरिएबल t है, माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट e2, ठीक। ऐसे भी छोड़ सकते हो, कहीं गलत नहीं है, या कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, अगर e का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो यहां क्या बचेगा, e स्क्वायर -1। बात समझ में आ रही है, ठीक। एक आंक और देके फिर ये खत्म करता हूं, फिर बाकी आपका शीट में देखेंगे तो फिजिक्स के लिए आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। एक लिखते हैं सिंपल, चलो e की पावर -x dx, कुछ लिखा 3 से 7 तक, तो सिंपल क्या लिखेंगे, e की पावर -x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर -x की तरह ही ट्रीट करेंगे, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, कोएफिशिएंट से बोला था डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय -1 सिखाया है, तो माइनस e की पावर -x होगा, तो माइनस को बाहर कर दिया, लिमिट लगाया 3 से 7 तक। एक बार क्या लिखेंगे, e की पावर x के जगह अपर लिमिट -7, बीच में लगाएंगे माइनस, और x के जगह पे e की पावर लोअर लिमिट -3। आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, उल्टा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये e की पावर -3 प्लस हो जाएगा, और ये e की पावर -7 माइनस हो जाएगा। आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो, बहुत ज्यादा इच्छा तो ऐसे भी लिख लो, हाँ -3 कॉमन भी ले सकते हो, 1/e की पावर 3, 1/e की पावर 7, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, या फिर कॉमन भी ले सकते हो। क्या बताओ, क्या ऐसा बोल रहे हो, कॉमन तो 3 और 7 में नहीं दिख रहा है, क्यों, तुम कैसा बोल रहे हो, देखो जैसे 3/7, हाँ ये समझ में आया, पहले जितना लिखा है बोर्ड पे कि उसमें दिक्कत है। अगर कॉमन लेने की इच्छा है तो यहां भी लिया जा सकता है, देखो e की पावर -3, इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू -3, बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है पावर ऐड होगा, 4 -3 -7। अगर यहाँ कॉमन भी लेने की इच्छा है तो ऐसे जैसे भी क्वेश्चन में जरूरत है उस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, e की पावर -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, e की पावर -4, आप जैसे भी लिखो लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमको क्या नीड है। तो यहां तक मामला क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी खत्म हुई, ठीक है। बाकी शीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर वो डिस्कस करेंगे। और शीट के क्वेश्चन यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई सा आपका डाउट होता है, किसी का मान लो 5 नंबर हुआ, किसी का फिर 15 हुआ, किसी का 23 हुआ, किसी का 31 हुआ, तो ये एट रैंडम कोई सा भी हो जाता है, तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन डालना संभव नहीं होता। बाकी जितना थ्योरी पढ़ाते हैं या जो क्वेश्चन आपको क्लास में कहा जाता है जो जरूरी है आपके, वो सारा इस पे आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर कल देखते हैं, ठीक।